वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट के ऐसे हुक पर बात करेंगे जो अक्सर परफॉर्मेंस डिस्कशंस में सामने आता है, यूज मेमो। शायद आपने इसे यूज किया हो या इसके बारे में पढ़ा हो, पर क्या हम वाकई समझते हैं कि ये पर्दे के पीछे क्या करता है, और सबसे जरूरी, इसे कब इस्तेमाल करना सही है और कब नहीं? बिल्कुल। रिएक्ट ऐप्स में परफॉर्मेंस एक बहुत ही अहम मुद्दा है। जब कंपोनेंट्स बार बार री-रेंडर होते हैं तो कई बार हम अनजाने में कंप्यूटेशनली इंटेंसिव कैलकुलेशंस को हर बार रिपीट कर देते हैं। हाँ, हो जाता है ऐसा। यूज मेमो हमें इन कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स को स्टोर करने यानी कैश करने का एक तरीका देता है, ताकि अगर इनपुट्स चेंज ना हो तो कैलकुलेशन दोबारा ना करनी पड़े। इसी टेक्निक को मेमोइजेशन कहते हैं। तो आज का हमारा मकसद है यूज मेमो की गहरी समझ हासिल करना। ये असल में है क्या, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसके क्या फायदे हैं, और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, किन सिचुएशंस में इसे यूज करने से बचना चाहिए। चलिए इस पर थोड़ी गहरी नजर डालते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। फंडामेंटली यूज मेमो का काम क्या है? यूज मेमो एक रिएक्ट हुक है जिसका प्राइमरी काम है एक कैलकुलेशन के रिजल्ट को री-रेंडर्स के बीच में याद रखना या कह ले कैश करना। ये दो मेन चीजें लेता है इनपुट के तौर पर। एक कैलकुलेशन फंक्शन जो वैल्यू कंप्यूट करती है, और दूसरा एक डिपेंडेंसी अरे। आपने कहा कैलकुलेशन फंक्शन और डिपेंडेंसी अरे। थोड़ा इसके सिंटैक्स पर रोशनी डाल सकते हैं? यूज मेमो, कैलकुलेट वैल्यू, डिपेंडेंसीज, इसमें ये दोनों क्या हैं? हाँ, पहला आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट वैल्यू, वो फंक्शन है जिसका रिजल्ट आप कैश करना चाहते हैं। ये फंक्शन, और ये जरूरी है, प्योर होना चाहिए। प्योर मतलब? प्योर से मतलब है कि ये सेम इनपुट्स के लिए हमेशा सेम आउटपुट दे और इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। मतलब ये कंपोनेंट के बाहर की किसी चीज को, जैसे स्टेट या प्रॉप्स को, डायरेक्टली मॉडिफाई ना करे। इस प्रेडिक्टेबिलिटी के कारण ही रिएक्ट इसके रिजल्ट को सेफली कैश कर सकता है। और हाँ, ये फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता। अच्छा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है डिपेंडेंसीज एरे। इस एरे में आप वो सभी रिएक्टिव वैल्यूज लिस्ट करते हैं जो आपके कैलकुलेट वैल्यू फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। रिएक्टिव वैल्यूज, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? रिएक्टिव वैल्यूज वो चीजें हैं जो कंपोनेंट के रेंडर साइकिल के दौरान बदल सकती हैं और जिनके बदलने पर कंपोनेंट री-रेंडर हो सकता है। इसमें आमतौर पर प्रॉप्स, स्टेट या कंपोनेंट के स्कोप में डिफाइन किए गए दूसरे वेरिएबल्स या फंक्शंस शामिल होते हैं। बेसिकली अगर कैलकुलेट वैल्यू फंक्शन के अंदर कोई ऐसी वैल्यू यूज हो रही है जो री-रेंडर्स के बीच बदल सकती है, तो उसे डिपेंडेंसी एरे में डालना जरूरी है ना। ओके, तो सिंटैक्स समझ आ गया, लेकिन ये काम कैसे करता है? रिएक्ट कैसे डिसाइड करता है कि कब कैलकुलेशन दोबारा करनी है और कब पुराना कैश रिजल्ट ही दे देना है? देखें, जब कंपोनेंट पहली बार रेंडर होता है, रिएक्ट कैलकुलेट वैल्यू फंक्शन को कॉल करता है, उसके रिजल्ट को स्टोर कर लेता है और वही रिजल्ट रिटर्न करता है। ठीक है, पहली बार में। हाँ, अब जब कंपोनेंट दोबारा रेंडर होता है, रिएक्ट डिपेंडेंसी एरे में दी गई हर वैल्यू को पिछले रेंडर के कॉरेस्पॉन्डिंग डिपेंडेंसी वैल्यू से कंपेयर करता है। ये कंपैरिजन object.is एल्गोरिथम यूज करके होता है, जो बेसिकली चेक करता है कि क्या दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, object.is। हाँ, अगर पिछले रेंडर से इस रेंडर तक कोई भी डिपेंडेंसी चेंज नहीं हुई है तो रिएक्ट कैलकुलेट वैल्यू फंक्शन को दोबारा कॉल नहीं करेगा। इंस्टेड वो पहले से स्टोर किया हुआ, मतलब कैश्ड रिजल्ट ही रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर एक भी डिपेंडेंसी object.is कंपैरिजन के हिसाब से डिफरेंट है, तब रिएक्ट कैलकुलेट वैल्यू फंक्शन को दोबारा रन करेगा, नए रिजल्ट को रिटर्न करेगा और साथ ही उस नए रिजल्ट को फ्यूचर कंपैरिजंस के लिए स्टोर या कैश कर लेगा। अच्छा, तो object.is कंपैरिजन पर निर्भर करता है। इसका मतलब रेफरेंस टाइप्स जैसे ऑब्जेक्ट्स और अरेज के साथ थोड़ा ध्यान रखना होगा। खैर, अब जब हमें इसका मैकेनिज्म पता चल गया है, तो इसका सीधा कनेक्शन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन से है। किन सिनारियोज में यूज मेमो सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होता है? हाँ, इसका प्राइमरी यूज केस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ही है और इसका सबसे कॉमन और सीधा फायदा है एक्सपेंसिव रीकैलकुलेशंस को स्किप करना। हाँ, ये तो लगता ही है। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा एरे है जिस पर आप फिल्टरिंग, सॉर्टिंग या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी कैलकुलेशन है जो इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स है और सिग्निफिकेंट टाइम लेती है एग्जीक्यूट होने में। अगर इस कैलकुलेशन के इनपुट्स यानी उसकी डिपेंडेंसीज फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं, हाँ, जैसे यूजर कुछ और कर रहा है यूआई में, पर वो डेटा नहीं बदला, बिल्कुल, तो यूज मेमो का इस्तेमाल करके आप हर रेंडर पर उस टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन को रिपीट करने से बच सकते हैं।
सोर्सेज में एक फिल्टर टू डूज का एग्जाम्पल दिया गया था इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, वो थोड़ा समझा सकते हैं? हाँ, वो एग्जाम्पल काफी अच्छा था। उसमें एक फिल्टर टू डूज फंक्शन था जिसे इंटेंशनली थोड़ा स्लो बनाया गया था ताकि परफॉर्मेंस का असर दिखाया जा सके। अच्छा, जानबूझकर। हाँ, तो जब यूजर यूआई में टैब स्विच करता था जो कि टैब स्टेट पे डिपेंड करता था और फिल्टर टू डूज की डिपेंडेंसी थी, तो फंक्शन दोबारा रन होता था क्योंकि टैब डिपेंडेंसी चेंज हुई थी। इस वजह से यूआई में थोड़ा लैग या स्लोनेस महसूस होती थी। लेकिन जब यूजर ने थीम चेंज की जो एक अलग स्टेट था और फिल्टर टू डूज की डिपेंडेंसी नहीं थी, तब यूज मेमो ने अपना काम किया। क्योंकि टू डूज और टैब डिपेंडेंसीज चेंज नहीं हुई थी, रिएक्ट ने फिल्टर टू डूज को दोबारा रन नहीं किया, बल्कि पिछले रेंडर का कैश रिजल्ट फिल्टर टू डूज ही रिटर्न कर दिया। अच्छा। इससे यूआई स्नैपी और रिस्पॉन्सिव रहा, भले ही कंपोनेंट री-रेंडर हुआ था थीम चेंज के कारण। ये कॉन्ट्रास्ट क्लियरली दिखाता है कि यूज मेमो कब काम आता है। काफी इंटरेस्टिंग। तो ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस के लिए तो ठीक है। एक और यूज केस बताया गया था सोर्सेज में, चाइल्ड कंपोनेंट्स की री रेंडरिंग को स्किप करना React.memo के साथ मिलकर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। अगर मेमो है तो यूज मेमो की क्या जरूरत, ये कैसे काम करता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन ऑप्टिमाइजेशन पैटर्न है। देखिए, React.memo एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है जो आपके कंपोनेंट को रैप करता है। हाँ, पता है। अगर आप इसे यूज करते हैं तो React उस कंपोनेंट को तभी री-रेंडर करेगा जब उसके प्रॉप्स चेंज होंगे। लेकिन यहाँ एक कैच है, जब आप प्रॉप्स में ऑब्जेक्ट्स या अरेज पास करते हैं। अच्छा। याद रखिए, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स और अरेज रेफरेंस टाइप्स होते हैं। अगर आप पेरेंट कंपोनेंट के रेंडर फंक्शन में हर बार एक नया ऑब्जेक्ट या अरे लिटरल डिफाइन करते हैं, जैसे const style is equal to color blue, हाँ, या const options is equal to 1 2 3, बिल्कुल, तो हर रेंडर पर टेक्निकली एक नया ऑब्जेक्ट या अरे रेफरेंस क्रिएट होता है, भले ही उनका कंटेंट एग्जैक्टली सेम हो। हाँ, रेफरेंस तो नया ही होगा। एग्जैक्टली। और React.memo डिफॉल्ट रूप से शैलो कंपैरिजन करता है प्रॉप्स पर। जब उसे नया रेफरेंस मिलता है, भली कंटेंट सेम हो, वो उसे चेंज मानता है और चाइल्ड कंपोनेंट को री-रेंडर कर देता है। अरे हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। यही यूज मेमो काम आता है। आप उस ऑब्जेक्ट या अरे को क्रिएट करने वाली लॉजिक को यूज मेमो में रैप कर सकते हैं। अब अगर यूज मेमो की डिपेंडेंसीज चेंज नहीं होती हैं, तो वो हर रेंडर पर नया ऑब्जेक्ट अरे बनाने के बजाय पिछला कैश्ड रेफरेंस ही रिटर्न करेगा। अच्छा। इससे चाइल्ड कंपोनेंट को हमेशा सेम प्रॉप रेफरेंस मिलेगा। रिएक्ट मेमो को लगेगा कि प्रॉप चेंज नहीं हुआ और वो अननेसेसरी री-रेंडर स्किप कर देगा। अच्छा, तो ये रेफरेंस स्टेबिलिटी के लिए है मेमो के साथ, समझ गई। लेकिन मैंने देखा है लोग यूज इफेक्ट के डिपेंडेंसीज में भी ऑब्जेक्ट्स या फंक्शंस डालते हैं और वो इफेक्ट बार बार चलता रहता है। वहाँ यूज मेमो या कॉल बैक कैसे मदद करता है और क्या ये हमेशा जरूरी है? हाँ, ये भी एक कॉमन सिनेरियो है। अगर आप यूज इफेक्ट के डिपेंडेंसी अरे में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या फंक्शन इंक्लूड करते हैं जो कंपोनेंट के हर रेंडर पर रीडिफाइन होता है, जैसे कंपोनेंट बॉडी में डिफाइन किया गया फंक्शन, कंपैरिजन के हिसाब से हर रेंडर पर चेंज्ड मानी जाएगी। इसका नतीजा ये होता है कि यूज मेमो हर रेंडर पर रन होता है, जो शायद आप नहीं चाहते। हाँ, बिल्कुल नहीं। तो यूज मेमो ऑब्जेक्ट्स के लिए या यूज कॉल बैक फंक्शंस के लिए, जो एसेंशियली यूज मेमो का ही सिंटेक्स शुगर है फंक्शंस के लिए, का इस्तेमाल करके आप उस ऑब्जेक्ट या फंक्शन को मेमोइज कर सकते हैं। इससे उनका रेफरेंस तभी चेंज होगा जब उनकी अपनी इंटरनल डिपेंडेंसीज चेंज होंगी। नतीजा ये होता है कि यूज मेमो सिर्फ तभी ट्रिगर होगा जब जरूरत होगी, बेवजह नहीं। ओके। लेकिन सोर्स ये भी हाईलाइट करता है कि अक्सर इससे बेहतर ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। कई बार उस ऑब्जेक्ट या फंक्शन को यूज मेमो के अंदर ही डिफाइन कर लेना ज्यादा सिंपल होता है, या फिर अगर पॉसिबल हो तो उस डिपेंडेंसी को डिपेंडेंसी अरे से हटाने का तरीका ढूंढना, शायद लॉजिक को रिफैक्टर करके यूज मेमो ऐड करने से बेहतर हो सकता है। अच्छा, मतलब यूज मेमो लगाना ही एकमात्र सोल्यूशन नहीं है हमेशा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या ये पैटर्न दूसरे हुक्स के डिपेंडेंसीज को मेमोइज करने में भी काम आता है? जैसे अगर एक यूज मेमो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करे जो बाहर डिफाइन हुआ हो। हाँ, बिल्कुल, ये चेनिंग इफेक्ट हो सकता है। मान लीजिए आपका एक यूज मेमो हुक है और उसकी डिपेंडेंसी अरे में एक ऑप्शंस ऑब्जेक्ट है जो आपने कंपोनेंट बॉडी में डायरेक्टली डिफाइन किया है। कॉन्स्ट ऑप्शंस इज इक्वल टू एनेबल ट्रू थीम डॉट करंट थीम। ठीक है। जैसा हमने डिस्कस किया, ये ऑप्शंस ऑब्जेक्ट हर रेंडर पर नया बनेगा। इसका मतलब आपका यूज मेमो हुक हर रेंडर पर अपनी डिपेंडेंसी को चेंज पाएगा और रिकैलकुलेट करेगा, जिससे मेमोइजेशन का फायदा ही खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो गड़बड़ है। इससे बचने के दो तरीके हैं। एक, आप उस ऑप्शंस ऑब्जेक्ट को भी एक अलग मतलब इनर यूज मेमो से रैप कर दें, उसकी अपनी डिपेंडेंसी के साथ, जैसे करंट थीम। ठीक है। या जो सोर्सेस सजेस्ट करते हैं कि अक्सर बेहतर और क्लीनर अप्रोच होती है, उस ऑप्शंस ऑब्जेक्ट को आउटर यूज मेमो के कैलकुलेशन फंक्शन के अंदर ही डिफाइन कर दें।
इस तरह आउटर यूज मेमो की डिपेंडेंसीज सिर्फ प्रिमिटिव वैल्यूज जैसे करंट थीम पर रह जाती हैं, जो जनरली स्टेबल होती हैं। ये सब सुन के यूज मेमो काफी पावरफुल लग रहा है परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब है कि हमें हर छोटी बड़ी कैलकुलेशन को यूज मेमो से लपेट देना चाहिए, जस्ट इन केस? बिल्कुल नहीं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर सोर्सेज काफी जोर देते हैं। यूज मेमो को हमेशा एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टूल समझें और सिर्फ तभी इस्तेमाल करें जब आपने आइडेंटिफाई किया हो कि कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन वाकई परफॉर्मेंस बॉटलनेक बन रही है। हाँ, ये जरूरी है। अगर आपका कोड यूज मेमो के बिना ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो शायद कोई अंडरलाइंग लॉजिक में प्रॉब्लम है जिसे फिक्स करना चाहिए, ना कि उसे यूज मेमो से छुपाना चाहिए। हर जगह यूज मेमो लगाने से कोड की रीडेबिलिटी कम हो सकती है, उसे समझना मुश्किल हो सकता है, और जरूरी नहीं कि हर बार परफॉर्मेंस गेन मिले ही। कई बार इसका ओवरहेड फायदे से ज्यादा हो सकता है या फायदा नेग्लिजिबल हो सकता है। तो इसका मतलब है कई सिचुएशंस हैं जहां यूज मेमो की जरूरत नहीं पड़ती या उसे अवॉइड करना बेहतर है। सोर्स ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस बताए थे? हाँ, सोर्सेज ने कुछ ऐसे पैटर्न्स और प्रैक्टिसेस सजेस्ट की हैं जिनसे यूज मेमो की जरूरत कम की जा सकती है। बताइए। पहला, कंपोनेंट कॉम्पोजिशन का सही इस्तेमाल। जब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट्स को विजुअली रैप करता है, जैसे कोई लेआउट कंपोनेंट, तो कंटेंट को डायरेक्ट प्रॉप्स की जगह चिल्ड्रन प्रॉप के थ्रू पास करें, लेआउट कंटेंट लेआउट। इससे रिएक्ट बेहतर समझ पाता है कि रैपर के अपडेट होने पर चिल्ड्रन को तब तक री-रेंडर करने की जरूरत नहीं जब तक वो खुद चेंज ना हो। अच्छा, चिल्ड्रन प्रॉप का इस्तेमाल। हाँ, दूसरा, स्टेट को जितना हो सके लोकली मैनेज करें। हर छोटी मोटी स्टेट जैसे फॉर्म इनपुट की टेम्पररी वैल्यू या किसी एलिमेंट का हवर स्टेट, उसे एप्लीकेशन के टॉप लेवल या ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट में डालने से बचें। लोकल स्टेट अपडेट्स कम कंपोनेंट्स को री-रेंडर करते हैं। सही बात है। तीसरा, रेंडरिंग लॉजिक को प्योर रखें। अगर आपका कंपोनेंट री-रेंडर होने पर कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर या विजुअल ग्लिच दिखा रहा है, तो ये अक्सर कंपोनेंट के लॉजिक में बग का साइन है। उसे यूज मीमो से फिक्स करने की कोशिश न करें, बल्कि एक्चुअल बग को ढूंढकर फिक्स करें। ठीक है। चौथा, ऐसे यूज इफेक्ट कॉल से बचें जो स्टेट को अननेसेसरीली अपडेट करते हैं। कई बार इफेक्ट्स एक लूप या चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। इफेक्ट अपडेट स्टेट, कंपोनेंट री-रेंडर्स, इफेक्ट रन्स अगेन। ये परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स का कॉमन सोर्स है। हाँ, ये देखा है मैंने। और पांचवा, यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसीज को केयरफुली मैनेज करें। अक्सर डिपेंडेंसीज को कम किया जा सकता है लॉजिक को इफेक्ट के अंदर मूव करके, या अगर कोई डिपेंडेंसी स्टेट प्रॉप्स पर डिपेंड नहीं करती तो उसे कंपोनेंट के बाहर डिफाइन करके। ये सब टेक्निक्स यूज मेमो कॉलबैक की जरूरत को कम कर सकती हैं। ये तो हुई बात कि कब अवॉइड करें, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि कोई कैलकुलेशन स्लो है, तो ये कैसे कंफर्म करें कि वो वाकई इतनी एक्सपेंसिव है कि इसे मेमोराइज करने से फायदा होगा? क्योंकि एक्सपेंसिव थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है। सही सवाल है। सोर्सेज सजेस्ट करते हैं कि अजम्पशंस पर ना चलें, बल्कि मेजर करें। आप ब्राउजर के बिल्ट इन परफॉर्मेंस टैब, मतलब प्रोफाइलर, का इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कौन से फंक्शन ज्यादा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, प्रोफाइलर से। या फिर एक सिंपलर अप्रोच है console.time और console.timeend का इस्तेमाल करना। आप अपनी सस्पेक्टेड एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को इन दोनों कॉल्स के बीच में रैप कर सकते हैं। अच्छा, console.time लेबल, console.timeend लेबल। हाँ, फिर यूआई में वो इंटरेक्शन परफॉर्म करें जो इस कैलकुलेशन को ट्रिगर करता है। अगर कंसोल में लॉग हुआ टाइम सिग्निफिकेंट है, सोर्स ने एक बॉलपार्क फिगर 1 ms या ज्यादा का दिया है, तो यूज मेमो कंसिडर किया जा सकता है। 1 मिलीसेकंड, ओके। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, परफॉर्मेंस को हमेशा प्रोडक्शन बिल्ड में मेजर करना चाहिए, डेवलपमेंट मोड में नहीं। डेवलपमेंट बिल्ड में रिएक्ट एक्स्ट्रा चेक्स और वार्निंग्स ऐड करता है, जैसे स्ट्रिक्ट मोड में डबल रेंडरिंग, जो परफॉर्मेंस को स्क्यू कर सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है। प्रोडक्शन बिल्ड में ही असली परफॉर्मेंस पता चलेगी। बिल्कुल। साथ ही कोशिश करें कि यूजर के टिपिकल डिवाइस जैसी कंडीशंस में टेस्ट करें। क्रोम डेवटूल्स में सीपीयू थ्रॉटलिंग जैसा फीचर इसमें मदद कर सकता है, जो आपके फास्ट डेवलपमेंट मशीन के सीपीयू को आर्टिफिशियली स्लो करके लो एंड डिवाइसेस को सिमुलेट करता है। और सोर्सेज में रिएक्ट कंपाइलर का भी जिक्र था इस कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी का जिक्र था। रिएक्ट टीम एक कंपाइलर पर काम कर रही है जिसे पहले रिएक्ट फॉरगेट के नाम से जाना जाता था। आइडिया ये है कि ये कंपाइलर आपके कोड को बिल्ड टाइम पर एनालाइज करेगा
और जहां जरूरत होगी वहां ऑटोमेटिकली मेमोइजेशन जैसे यूज मेमो या यूज कॉलबैक का इक्विवेलेंट अप्लाई कर देगा। अरे वाह, मतलब हमें मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये विजन पूरा होता है तो फ्यूचर में डेवलपर्स को मैन्युअली यूज मेमो या यूज कॉलबैक लगाने की जरूरत काफी कम हो सकती है। इससे कोड सिंपलर और मेंटेन करना आसान हो जाएगा। लेकिन ये अभी फ्यूचर की बात है। ओके, मान लीजिए हमने मेजर किया और डिसाइड किया कि यूज मेमो यूज करना है, लेकिन इस्तेमाल करते वक्त कुछ कॉमन गलतियां या इश्यूज आ सकती हैं। सोर्स में कुछ ट्रबल शूटिंग टिप्स दिए गए थे। जैसे पहला पॉइंट था कि कैलकुलेशन हर री-रेंडर पे 2 बार चलती है। ये तो अजीब है। हाँ, ये डेवलपमेंट में काफी लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है अगर आप स्ट्रिक्ट मोड यूज कर रहे हैं। अच्छा, स्ट्रिक्ट मोड की वजह से। हाँ, और ये सिर्फ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में होता है। रिएक्ट जानबूझकर आपके यूज मेमो के कैलकुलेशन फंक्शन और कुछ दूसरे फंक्शंस जैसे रिड्यूसर्स, स्टेट इनिशियलाइजर्स को 2 बार कॉल करता है। इसका मकसद है पोटेंशियल इम्प्यूरिटीज को पकड़ना। इम्प्यूरिटीज मतलब अगर आपका फंक्शन गलती से किसी एक्सटर्नल वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहा है, यानी प्योर नहीं है, तो 2 बार कॉल होने पर शायद अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। अगर आपका फंक्शन प्योर है, जैसा कि होना चाहिए, तो इस डबल कॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिएक्ट दूसरे कॉल के रिजल्ट को सिंपली डिस्कार्ड कर देता है। इंपॉर्टेंटली प्रोडक्शन बिल्ड में ये डबल कॉल नहीं होता। अच्छा, तो ये सिर्फ डेवलपमेंट में एक सेफ्टी चेक है। ठीक है। एक और कॉमन इशू था, यूज मेमो से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना था, लेकिन रिजल्ट अनडिफाइंड आ रहा है। ये जावास्क्रिप्ट एरो फंक्शन सिंटैक्स की वजह से होने वाली एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। अगर आप लिखते हैं यूज मेमो कर्ली ब्रैकेट्स की वैल्यू डेप्स, तो जावास्क्रिप्ट इंजन कर्ली ब्रेसेस को फंक्शन बॉडी की शुरुआत समझता है, ना कि ऑब्जेक्ट लिटरल की। हाँ, क्योंकि उस फंक्शन बॉडी में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, फंक्शन इम्प्लिसिटली अनडिफाइंड रिटर्न करता है। अरे हाँ, ये तो कई बार हुआ होगा। इसे फिक्स करने के 2 तरीके हैं। एक, ऑब्जेक्ट लिटरल को पैरेंथेसिस में रैप कर दें। यूज मेमो पैरेंथेसिस यूज मेमो या किर एक ऑब्जेक्ट लिटरल को रैप करता है। पैरेंथेसिस बताते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है जो रिटर्न किया जाना है। ओके, पैरेंथेसिस। या फिर जो शायद ज्यादा क्लियर और पढ़ने में आसान है, एक्सप्लिसिटली रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करें। यूज मेमो रिटर्न, यूज मेमो कॉमा याकिर एक ऑब्जेक्ट लिटरल को रिटर्न करता है, कॉमा डिप्स भी एक्सप्लिसिट रिटर्न को प्रेफर करते हैं क्लैरिटी के लिए। समझ गए, वो पैरेंथेसिस वाला सिंटैक्स याद रखना होगा। अब एक और फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। यूज मेमो हर बार कैलकुलेशन रीरन कर रहा है, जबकि हमें लगता है कि डिपेंडेंसीज चेंज नहीं होने चाहिए। इसके क्या कॉमन रीजंस हो सकते हैं? इसके पीछे आमतौर पर 2 वजह होती हैं। पहला, सबसे सिंपल, हो सकता है आप यूज मेमो के बाद डिपेंडेंसी एरे देना ही भूल गए हों। अच्छा, एरे ही नहीं दिया। हाँ, अगर आप सिर्फ यूज मेमो कॉलन इक्वल्स टू एक कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं बिना सेकंड आर्ग्यूमेंट के, तो यूज मेमो का कोई फायदा नहीं, वो हर रेंडर पर रिकैलकुलेट करेगा। हमेशा सेकंड आर्ग्यूमेंट डिपेंडेंसी एरे देना जरूरी है। अगर कैलकुलेशन की कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो एम्प्टी एरे दें। ठीक है, ये तो आसान है पकड़ना। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन थोड़ा ट्रिकी है। हो सकता है आपने डिपेंडेंसी एरे दिया हो, लेकिन उसमें कम से कम एक वैल्यू ऐसी है जो रेफरेंस के हिसाब से हर रेंडर पर डिफरेंट है, भले ही वो देखने में या उसका कंटेंट सेम लगे। अच्छा, जैसे वो ऑब्जेक्ट वाला केस। बिल्कुल, ये अक्सर नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज जैसे ऑब्जेक्ट्स या फंक्शंस के साथ होता है, जो कंपोनेंट बॉडी में डिफाइन किए जाते हैं। हर रेंडर पर उनका नया रेफरेंस बनता है और object.is कंपैरिजन उन्हें डिफरेंट मानता है। तो इसे डीबग कैसे करें? आप अपने डिपेंडेंसीज को console.log करके अलग-अलग रेंडर्स की वैल्यूज को मैन्युअली कंपेयर कर सकते हैं, या ब्राउजर कंसोल में object.is प्रीवियस डिपेंडेंसी करंट डिपेंडेंसी यूज करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी डिपेंडेंसी मिलती है तो सोल्यूशन है या तो उस डिपेंडेंसी को अरे से हटाएं अगर लॉजिक अलाउ करता है, या फिर उसे भी मेमोराइज करें। हाँ बिल्कुल, या फिर उस डिपेंडेंसी को भी मेमोराइज करें। यूज मेमो से अगर वो ऑब्जेक्ट है, यूज कॉलबैक से अगर वो फंक्शन है। और एक आखिरी ट्रबल शूटिंग पॉइंट सोर्सेज में था, यूज मेमो को लूप के अंदर यूज करना। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रिएक्ट हुक्स का एक फंडामेंटल रूल है। हुक्स जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज मेमो, यूज कॉलबैक वगैरह को कभी भी लूप्स, फॉर, व्हाइल, मैप, कंडीशंस, इफ, टर्नरी ऑपरेटर्स या नेस्टेड फंक्शंस के अंदर कॉल नहीं करना चाहिए। हाँ, रूल ऑफ हुक्स।
एग्जैक्टली हुक्स को हमेशा कंपोनेंट फंक्शन के टॉप लेवल पे ही कॉल करना चाहिए। रिएक्ट इंटरनल स्टेट को मैनेज करने के लिए हुक्स के कॉल ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो अगर लिस्ट के हर आइटम के लिए मेमोराइज करना हो तो सही पैटर्न ये है कि आप हर लिस्ट आइटम के लिए एक अलग चाइल्ड कंपोनेंट बनाएं, जैसे टू डू आइटम। फिर यूज मेमो को उस चाइल्ड कंपोनेंट टू डू आइटम के टॉप लेवल पर कॉल करें। इससे हर आइटम का अपना आइसोलेटेड मेमोराइज्ड वैल्यू होगा और हुक्स के रूल्स भी फॉलो होंगे। तो ये सब ध्यान में रखते हुए यूज मेमो यूज करते वक्त कुछ फाइनल सबसे जरूरी बातें या वार्निंग्स क्या हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए? हाँ, कुछ की टेकअवेज या कैविएट्स हैं। पहली बात, जैसा अभी डिस्कस किया, यूज मेमो एक हुक है। इसे सिर्फ कंपोनेंट के टॉप लेवल या कस्टम हुक्स के अंदर ही कॉल करें, लूप्स कंडीशंस में नहीं। ठीक है। दूसरी, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो मेमोराइज वैल्यू को हमेशा मेमोरी में रखेगा। कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में रिएक्ट कैश को डिस्कार्ड कर सकता है। अच्छा, जैसे? एग्जाम्पल्स के तौर पर डेवलपमेंट में जब आप कंपोनेंट की फाइल सेव करते हैं तो रिएक्ट स्टेट प्रिजर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन यूज मेमो कैश क्लियर हो सकता है। या अगर कंपोनेंट इनिशियल माउंट के दौरान सस्पेंड होता है, जो डेटा फेचिंग लाइब्रेरीज के साथ हो सकता है, तब भी कैश डिस्कार्ड हो सकता है। सोर्स ये भी एंटिसिपेट करता है कि फ्यूचर में और भी सिनेरियोज हो सकते हैं जहां रिएक्ट कैश को स्ट्रैटेजिकली क्लियर करेगा, जैसे वर्चुअलाइज लिस्ट्स में। ओह, ये तो बहुत जरूरी बात है। हाँ, और तीसरी बात, जो दूसरे पॉइंट का डायरेक्ट नतीजा है, इसीलिए यूज मेमो पर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही डिपेंड करना चाहिए। कभी भी अपनी एप्लीकेशन की कोर लॉजिक को इस अजम्पशन पर बेस ना करें कि यूज मेमो से मिली वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पिछली बार थी। मतलब इसे स्टेट की तरह ट्रीट नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। अगर किसी वैल्यू का परसिस्ट करना जरूरी है अक्रॉस रेंडर्स और पोटेंशियल कैश डिस्कार्ड्स, तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए स्टेट या रेफ, यूज रेफ जैसे टूल्स ज्यादा रिलायबल और अप्रोप्रिएट हैं। यूज मेमो का मकसद परफॉर्मेंस है, स्टेट मैनेजमेंट या डेटा इंटेग्रिटी नहीं। तो ये थी हमारी गहरी पड़ताल रिएक्ट के यूज मेमो हुक की। हमने देखा कि ये कैसे काम करता है, परफॉर्मेंस के लिए कब ये एक शक्तिशाली औजार हो सकता है, लेकिन साथ ही इसके क्या लिमिटेशंस और पोटेंशियल पिटफॉल्स हैं। होपफुली इस डिस्कशन से लिसनर्स को अपने रिएक्ट एप्लीकेशंस में परफॉर्मेंस को स्ट्रेटेजिकली और समझदारी से इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, और हमेशा याद रखना जरूरी है कि प्रीमेच्योर ऑप्टिमाइजेशन से बचना चाहिए, जो कि रूट ऑफ ऑल इविल कहा जाता है प्रोग्रामिंग में। हाँ, ये तो सुना है। यूज मेमो तभी इस्तेमाल करें जब आपने प्रोफाइलिंग या मेजरमेंट के थ्रू आइडेंटिफाई कर लिया हो कि कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन वाकई एक परफॉर्मेंस बॉटलनेक बन रही है। वरना क्लीन, सिंपल और रीडेबल कोड अक्सर ज्यादा वैल्यूएबल होता है लॉन्ग टर्म में। कई बार कोड को सिंप्लीफाई करना, स्टेट को सही जगह मूव करना या कंपोनेंट स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना यूज मेमो ऐड करने से बेहतर और ज्यादा मेंटेनेबल सॉल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो लिसनर के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं जिसके बारे में वो सोच सकते हैं। अपने करंट रिएक्ट प्रोजेक्ट को देखिए, क्या कोई ऐसी जगह है जहां एक महंगी कैलकुलेशन बार बार हो रही है, उसके डिपेंडेंसीज कम चेंज होते हैं और यूज मेमो वहां सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ला सकता है? या इसके विपरीत, क्या कहीं यूज मेमो अननेसेसरीली यूज हो रहा है जहां उसकी शायद जरूरत ही नहीं है और कोड को सिंप्लीफाई किया जा सकता है उसे हटाकर? थैंक यू फॉर वॉचिंग द फन इफेक्ट।